students of class 8, welcome back once again in my class. I am now going to present before you the different features of Indian Constitution. पिछले क्लास में मैंने आपको भारतीय संविधान के बारे में इंट्रोडक्टरी कुछ इंफॉर्मेशन दिया था। आज मैं आपके सामने भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। Features of Indian Constitution. The first, the lengthiest written constitution. भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत लिखित संविधान है। क्योंकि आप जानते हैं संविधान दो प्रकार के, रिटन और अनरिटन भी है। तो हमारे देश का संविधान मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। तो शुरू में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949, तो उस समय हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। जो आज के समय में अगर कहें तो आफ्टर हैविंग 104 अमेंडमेंट, संविधान में 104 संशोधनों के बाद आज की स्थिति यह है कि हमारे संविधान में 448 आर्टिकल, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल है। तो इस तरह से यह दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। इसमें विस्तृत है कि इसमें अधिकतर बातों का जो भी मेन पॉइंट्स थे, व्हाट एवर द नेसेसरी और एसेंशियल पॉइंट्स रिलेटेड टू एनी मैटर इज क्लियरली मेंशन्ड। अधिकतर बातों को उल्लिखित कर दिया गया, लिख दिया गया है। दूसरी बात जो है वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केबल है, वह हमारे संविधान की प्रस्तावना, द प्रियम्बल। वास्तव में प्रेसाइज फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान का ये संक्षिप्त रूप। इसमें संविधान में जो कुछ भी आदर्श है, जो हमारे फिलॉसफीज है, उसको रिफ्लेक्ट किया गया है, मेंशन किया गया, दिखाया गया है। साथ ही हमारे संविधान का जो मुख्य लक्ष्य है, उन लक्ष्यों को भी इस प्रियम्बल में उल्लिखित किया गया, दर्शाया गया है। शुरू में हालांकि प्रियम्बल को संविधान का इंटीग्रल पार्ट नहीं माना जाता था, लेकिन बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के अनुसार अब यह प्रियम्बल हमारे संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है। तीसरी विशेषता के रूप में अगर देखें तो भारत में डेमोक्रेसी के फेडरल फॉर्म को स्वीकार किया गया। हालांकि यह फेडरल फॉर्म यूएसए में जो फेडरेशन का जो वास्तव में स्वरूप है उसके जैसा नहीं है। हमारे यहाँ फेडरेशन का एक स्पेशल, आप कह सकते हैं कि यूनिक प्रकार को इवॉल्व किया गया है, और इसीलिए इसमें फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना करके उसके लिए एक यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसको यूज किया गया है। आप जानते हैं जो विशेषताएं हैं फेडरलिज्म की, मल्टी लेवल गवर्नमेंट होती है। हमारे यहाँ भी मल्टी लेवल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और ये दोनों ही गवर्नमेंट के जो राइट्स हैं, यानी कि इसके क्षेत्राधिकार जो ज्यूरिडिक्शन है वो वेल डिफाइंड है एंड इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान में ठीक से उल्लिखित कर दिया गया है कि क्षेत्राधिकार ज्यूरिडिक्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट के कहाँ और कितना है। इसके लिए विभिन्न विषय जिस पर यह कानून बना सकती है, जो इनके अधिकार क्षेत्र में है, उन विषयों का बंटवारा किया गया है। और उन विषयों का बंटवारा जो किया गया है वो सेपरेशन ऑफ पावर को इंप्लीमेंट करते हुए किया गया, यानी कि एक गवर्नमेंट, स्टेट हो या सेंट्रल, उसके बीच में अधिकारों का जो बंटवारा किया गया है इस ढंग से किया गया है ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। इसके लिए बनाए गए हैं 3 लिस्ट बनाए गए हैं मेनली संविधान में। यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इन विषयों पर, जो कि 99 है, कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट है लगभग 66 जो है, इसमें विषय को रखा गया, सब्जेक्ट को रखा गया, इस पर एक कानून बना सकते हैं। और यह कंकरेंट लिस्ट है जिस पर 47 इसमें सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, इस पर भी कानून
दोनों बना सकती है, जरूरत पड़े तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है। हालांकि अगर इन दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में किसी प्रकार का कंट्राडिक्शन होता है तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून ही सुपरसीड करते हैं और वो कंटिन्यू होते हैं और एलैप्स कर जाता है शेड्यूल। बाकी जिस समय हमारे संविधान में इन शक्तियों का बंटवारा किया जा रहा था लिस्ट के रूप में सब्जेक्ट्स को, उस समय भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने ये दूरंदेशी बरती थी। दे वेर क्वाइट फार साइटेड, दैट्स व्हाई अदर सब्जेक्ट्स व्हिच वेर एक्सपेक्टेड टू कम फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में कुछ ऐसे विषय जो समय के बदलते परिवेश में जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया, यूनियन गवर्नमेंट को दे दिया गया। इस तरह से एक वेल डिफाइंड व्यवस्था की गई ताकि एक सरकार का दूसरी सरकार से कोई कन्फ्रंटेशन होने की संभावना लगभग जो है न्यूनतम, और सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को इसमें खूब अच्छे ढंग से लागू करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही हम देखें अगर इसकी अगली विशेषता के रूप में, तो जैसे डेमोक्रेसी में, खासकर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम जब देखते हैं तो दो प्रकार के गवर्नमेंट जनरली अस्तित्व में आते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को अपनाया गया है, जिसमें पार्लियामेंट इज सुप्रीम, जनरली supremacy of parliament is established by the constitution because it is the house where representatives of the people sit together and take decisions. Since sovereignty rests in people, that's why the representatives sitting in parliament, being the member of the parliament, are treated supreme, given the status super to any other. एग्जीक्यूटिव जो है इसमें, यानी कि कानूनों को लागू करने का जो अधिकार है वो एग्जीक्यूटिव के तहत होता है, और एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कैबिनेट के वास्तव में कैबिनेट के रूप में प्रधानमंत्री गवर्नमेंट का हेड होता है, और अगर कहेंगे तो हेड ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह होता है, यानी पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होता है अपने कार्यों। फिर देखें सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहेंगे, उसको सिर्फ फेडरल लेवल पर ही लागू नहीं किया गया है, बल्कि एक लेवल के गवर्नमेंट पर भी लागू किया गया है। डिवीजन ऑफ पावर अमंग द 3 इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन ईच लेवल, और स्टेट गवर्नमेंट पर और सेंट्रल गवर्नमेंट पर या उसके जो इंस्टीट्यूशन है लागू किया गया। जो 3 मेन इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इन तीनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कुछ इस तरह से किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर इस ढंग से लागू किया गया है कि ये आपस में चेक करते हैं एक दूसरे को, और इस तरह से गवर्नमेंट बैलेंस है। तो चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत को इसमें ठीक तरह से लागू किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, कोशिश किया गया है कि कोई भी एक संस्था दूसरे पर सुपरसीड नहीं करे। अगर जो है लेजिस्लेचर कोई ऐसा नियम बनाती है जो कि वास्तव में वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जुडिशियरी उसको इलीगल घोषित कर सकती है। एग्जीक्यूटिव के किसी भी ऐसे निर्णय को जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म होते हैं, जुडिशियरी उसके अगेंस्ट में, यानी उसको अगर जो जुडिशियरी में जाया जाए तो जुडिशियरी उसको भी इलीगल कर सकती है। फिर जुडिशियरी के मेंबर्स की का अपॉइंटमेंट जो होता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा होता है, और जिसमें वास्तव में लेजिस्लेचर का भी जो है वास्तव में कह सकते हैं कि परोक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं से जो है ना, उनका समर्थन उसको आवश्यक होता है। लेजिस्लेचर ही जो वास्तव में इसके जुडिशियरी के है ना वेतन वगैरह उनके जो है कह सकते हो कि रैंक एंड फाइल जो है तय करती है, उनके सुविधाओं को, उनके अलाउंसेज को, उनके सैलरीज को तय करती है। इस तरह से इनमें चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत को, के मैकेनिज्म को ठीक से लागू किया गया है, ताकि कोई एक संस्था, कोई एक जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियरी गवर्नमेंट के अंदर सुपरसीड नहीं कर जाए, डिक्टेट नहीं करे। अगला जो है इसका जो वास्तव में विशेषता है, नाउ द नेक्स्ट फीचर, 6th फीचर, फंडामेंटल राइट्स। दीज फंडामेंटल राइट्स आर रियली बेसिक्स ऑफ द, these fundamental are fundamental, यानी these are very much essential
for living a dignified life, and also it is necessary for the comprehensive development of a personality of a person। अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को अगर देखा जाए, साथ ही साथ एक व्यक्ति गरिमामय जिंदगी जिए, डिग्निफाइड लाइफ जिए, उसके लिए उसके पास कुछ बेसिक राइट्स होने जरूरी है। और यही बेसिक राइट फंडामेंटल राइट्स के रूप में हमारे संविधान में लिखित है, जिसको कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में पार्ट 3 के अंतर्गत रखा गया है। शुरू में संविधान में, जब हमारा संविधान बना था, तो 7 फंडामेंटल राइट्स सैंक्शन किए गए थे, लेकिन आज के डेट में अगर कहें एट प्रेजेंट, तो देयर आर ओनली 6 राइट्स। जो 7वां राइट जो था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में था संविधान के, वो अब अस्तित्व में नहीं है, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है ना, 44th अमेंडमेंट के द्वारा। यह संविधान जो है, जिसमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, हकीकत यह है कि लोकतंत्र में जनता का महत्व सर्वाधिक होता है, सॉवरेनिटी जनता में निहित होती है। इसलिए जनता के वेलफेयर ऑफ द सिटीजन इज द मोट्टो, गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही कारण है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स जो है को संविधान की आत्मा, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। इसमें जो संविधान में डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको अगर हम प्रस्तुत करें तो इसमें 6 राइट जो फिलहाल जो है वो है राइट टू इक्वालिटी, जिसको कि आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम, यह समानता का अधिकार है, यह स्वतंत्रता का अधिकार है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लीगेसी के रूप में इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जो दुनिया को वास्तव में दिया गया है, उसको फंडामेंटल राइट्स में, चाहे वो बिल ऑफ राइट्स में हो यूएसए के, या डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948 का, उसमें यह सब स्थान पाया है। और हमारे संविधान में भी राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 और 22 में वो लिखित है, ये मेंशन्ड है, उसको स्थान मिला है। इसके बाद जो हमें राइट मिला है संविधान से, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्ति, शोषण के विरुद्ध अधिकार वास्तव में हमें मिला है 23 एंड 24। ब्रिटिश राज में तरह तरह से जो हमारे किसान और मजदूर वर्गों का शोषण होता था, उस शोषण से बचाने के लिए ही यह राइट लोगों को दिया गया, ताकि उनकी जिंदगी गरिमामय हो सके, डिग्निफाइड हो सके। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, जिसे आर्टिकल 25-28 में मेंशन किया गया है। वास्तव में वे ऑफ वर्शिप हमारा कैसा हो, हमारा चॉइस जो है पे डिपेंड करता है, और ये हमारे चॉइस को किसी भी तरह से कोई जो है फॉलो करने से, प्रैक्टिस करने से रोक नहीं सकता है। उसके बाद जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज हैं या दूसरे लोग, जो कोई भी लोग हैं, उनके सांस्कृतिक जो है अक्षुण्णता को, सततता को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ प्रोपागेट करने के लिए, जो भी जिस आइडिया और बिलीफ में विश्वास करते हैं, उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी रन करने की आवश्यकता है, या थ्रू टेक्स्ट, तो उसका राइट हमें प्राप्त है फंडामेंटल राइट के रूप में, जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 में मेंशन है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वास्तव में ये सारे राइट जो हमें मिले हैं, इनके वायलेशन का काफी ज्यादा चांस बनता है, वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा भी और किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी, क्योंकि इसको एनफोर्सेबल बाय लॉ बनाया गया है। यानी कि इफ देयर इज एनी वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी पर्सन, द पर्सन कैन सीक द रेमेडी टू गो इनटू द कोर्ट, यानी कि न्यायालय में जाकर शिकायत करके, जिसने भी उल्लंघन किया, जिसने भी किसी के फंडामेंटल अधिकार को कुचला है, उसको दबाया है, सताया है, तो
कोर्ट में जाकर उसकी रेमेडी यानी कि उसका जो है वास्तव में उचित उपचार के लिए वह कोर्ट में जा सकता है। और इसके लिए जो है ना, कोर्ट को काफी अधिकार दिया गया है। वो रिट के द्वारा जो है वास्तव में 4-5 प्रकार की रिट जारी करती है कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और उसके द्वारा डिसीज्ड को जो है ना, वो न्याय प्रदान करती है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की जो है ना, वास्तव में इन सारे फंडामेंटल राइट्स के बीच में लगभग जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी जितने भी प्रकार के जो राइट्स हैं हमारे, उसकी सुरक्षा की गारंटी देता है। इस तरह से इसको 32 और 35 में मेंशन करके हमें जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उसको सिक्योर कर दिया गया है। सामान्य कंडीशन में, सामान्य स्थितियों में इन फंडामेंटल राइट्स का कोई भी सरकार या कोई संस्था उल्लंघन नहीं कर सकती है, क्योंकि एनफोर्समेंट बाय लॉ है। अगर कहीं उल्लंघन के किसी प्रकार के वायलेशन के अगर कहीं जो चांसेस बनते हैं या होते हैं, तो एक व्यक्ति जो है, एक संस्था जो है ना, कोर्ट में जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकती है और कैन आस्क सीक फॉर द रेमेडी ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। आगे देखें फंडामेंटल ड्यूटीज। जानते हैं अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राइट्स का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन संविधान में जो मूल संविधान हमारा है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख नहीं था, कोई मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन इसे 42वें संशोधन के तहत 1976 में भारतीय संविधान का भाग बनाया। हालांकि यह किसी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, यानी कि इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज नन कैन गो टू कोर्ट फॉर ए रेमेडी। इसको जो लिया गया है, उस समय यूएसएसआर का जो संविधान था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लेख था, उसका ही वास्तव में अनुकरण हमारे इस 42वें संशोधन में किया गया है और फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान का एक भाग बनाया गया है। आगे अगर हम देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। हाँ, यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि अगर वास्तव में इसमें हम देखें तो आर्टिकल 51A, चूंकि इसका उल्लेख जो है संविधान में संशोधन के तहत हुआ है, तो पुराना जो है पहले का जो है 51 नंबर जो आर्टिकल था उसी के एक 51A आर्टिकल के रूप में इसको संविधान में डाला गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो वास्तव में दी डायरेक्शंस टू अ स्टेट आर जस्ट लाइक ए गाइडलाइन। सरकार को वास्तव में दिशा निर्देश दिए गए कि आपको किस तरह से काम करना है, काम करना है तो किसके लिए काम करना है। गाइडलाइन टू द गवर्नमेंट टू रियलाइज द गोल और द कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टिंग द आइडियल्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में वास्तव में जिन प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों का उल्लेख किया गया कि हमारी ये सरकार चलेगी, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, ये वेलफेयर गवर्नमेंट होगी, मैक्सिमम वेलफेयर करने का प्रयास करेगी, तो इसी गोल को प्राप्त करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए किस तरह से हमारा यह देश उन सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा जो संविधान में उल्लिखित है, जिसे प्रियम्बल में वास्तव में दर्शाया भी गया है। इसका उल्लेख संविधान में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के तहत किया गया है। अगर अगला जो है वास्तव में हम देखें इसका नेक्स्ट जो है फीचर, तो नेक्स्ट फीचर के रूप में सेक्युलरिज्म का भी एक खास इंपॉर्टेंस है। हालांकि सेक्युलरिज्म शब्द, ये जो स्पेशल जो टर्म है सेक्युलरिज्म, इस टर्म का उल्लेख हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसे जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के द्वारा। हालांकि इसके प्रोविजन सेक्युलरिज्म के जो मेन नॉर्म है उसकी जो वास्तव में कह सकते हैं कि उस निहित तथ्य जो होते हैं, इनहेरेंट जो उसकी जो है वास्तव में जो विशेषता है सेक्युलरिज्म की, वो हमारे संविधान में पहले से उल्लिखित है। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स में प्रोविजन दिए गए हैं, जो राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 25 to 28, फ्रीडम टू फॉलो ए रिलीजन,
ऑफ योर चॉइस, आर्टिकल 29 में जो है कल्चर और एजुकेशनल राइट, ये सब के सब जो है सेक्युलरिज्म को ही वास्तव में एक्सटेंड करते हैं, उसको वास्तव में सही अर्थ देते हैं। इसलिए सेक्युलरिज्म को हमारे संविधान का जो है वास्तव में प्रियम्बल में भी संशोधन करके उसमें डाला गया और यह हमारे संविधान की स्पेशल विशेषता के रूप में आज हमारे सामने है। तो इसमें वास्तव में होता क्या है कि सेक्युलरिज्म जब प्रैक्टिस किया जाता है तो यहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं होता और स्टेट ट्रीट्स एवरी रिलीजन इक्वल। पीपल आर हियर फ्री टू फॉलो द वे ऑफ वर्शिप ऑफ देयर चॉइस and a state does not discriminate any religion। इस सेक्युलरिज्म की ये मुख्य विशेषता होती है और हमारे संविधान में इसको शामिल किया जो गया है, तो इसमें हमारे संविधान को कह सकते हैं कि दुनिया में एक नया वास्तव में मुकाम भी दिया है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में इस सेक्युलरिज्म को जो है हमने प्रमोट किया है अपने संविधान में निहित सिद्धांतों के रूप में। इसने हमारे संविधान की विशिष्टता को, उसके स्पेशलिटीज को, उसके मेरिट को और ज्यादा वास्तव में एक्सटेंड किया है। इस तरह से जो डिफरेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंने मेंशन किया है। आपके कोर्स के हिसाब से जो लगभग पढ़ना है उसको मैंने यहाँ मेंशन करने का पूरा प्रयास किया है। अब ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो शुरू में इंट्रोडक्टरी है, ये चैप्टर समाप्त होता है और अगले चैप्टर के रूप में जो है हम फिर आएंगे सेक्युलरिज्म इन इंडिया जो दूसरा चैप्टर में है उसको लेकर के। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।